Hello everyone, today we are going to discuss about neonatal reflexes। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम कोई सा भी हो, इसके रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आपको रिफ्लेक्सेस असेस करने से पहले ये तीन क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। पहला जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ वेरियस रिफ्लेक्सेस। जो वेरियस रिफ्लेक्सेज है उनके नेम आपको सबको पता होना चाहिए। दूसरा जो आपको याद रखना है, ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन ऑफ द वेरियस रिफ्लेक्सेज। तीसरा जो आपको याद रखना है, ये डिसअपियर कब होते हैं। तो ये तीन चीजें रिगार्डिंग टू रिफ्लेक्सेज आपको याद रखना है, नेम, डेफिनेशन एंड डिसअपियर। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेम ऑफ द वेरियस रिफ्लेक्सेस जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मोरो रिफ्लेक्स, जैसे बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, फ्लेंटर रिफ्लेक्स, पाल्मर रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, पेरेज रिफ्लेक्स। वन मोर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे गैलेंटा रिफ्लेक्स, अनदर वन लैंडाउ रिफ्लेक्स, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, लैंडाउ रिफ्लेक्स। उसके अलावा बाकी नॉर्मल है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स। अनदर वन जो आपको याद रखना है, कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। बहुत से रिफ्लेक्सेज है जो आपको याद रखना है। वन मोर जो रिफ्लेक्सेज है वो आपको याद रखना है, स्टार्टल रिफ्लेक्स। तो मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एटलीस्ट ये तो आपको याद रखना है, मोरोस, रूटिंग, प्लेंटर रिफ्लेक्स। वन मोर रिफ्लेक्स है जो आपको याद रखना है, पैरासूट रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? पैरासूट रिफ्लेक्स। गैलेंटास, लैंडाउ, डॉल्साई रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये तो आपको एटलीस्ट याद रखने ही रखने हैं। आपको इसका ना स्क्रीनशॉट लेना है और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेम ऑफ द वेरियस रिफ्लेक्सेस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनमें से है ना, रूटिंग रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, प्लेंटर रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, गैलेंटा, पेरेज, पैरासूट, स्टार्टल एंड बेबिन्स्की। ये अब तक मोस्टली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है इन रिफ्लेक्सेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। जो आपको स्क्रीन पे जो वीडियो नजर आ रहा है, इस वीडियो को देखना है और देखने के बाद में असेस करना है कि ये कौन सा रिफ्लेक्सेस है। आइडेंटिफाई करना है, इसमें जो बेबी है वो अपने अपर एक्सट्रीमिटीज को क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अपर एक्सट्रीमिटीज को इस वीडियो को आइडेंटिफाई करना। जी हाँ, आपको याद रखना है ये कौन सा रिफ्लेक्सेज है। ये आपको याद रखना है, जब बेबी को एटलीस्ट हम 30 डिग्री एंगल पर स्लाइटली बैकवर्ड पीछे की तरफ छोड़ रहे हैं, तो अपने हैंड्स को, अपर एक्सट्रीमिटीज को वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड एंड एबडक्ट, बाहर की तरफ फैला रहा है, और उसके बाद में वापस अपने हाथों को बॉडी की तरफ लेके आ रहा है। वो जो रिफ्लेक्सेज होता है, वो कौन सा रिफ्लेक्सेज होता है?
मोरो रिफ्लेक्स। तो आपको वीडियो आइडेंटिफाई करना है, तो ये कौन सा रिफ्लेक्सेज होगा, मोरो रिफ्लेक्स। यहाँ पर आपको याद रखना है मोरो रिफ्लेक्स में ये तीन चीजें क्या याद रखनी है। पहली थिंग्स जो आपको याद रखना है, इट इज ए सिमेट्रिकल, इट इज ए सिमेट्रिकल abduction एंड जो याद रखना है abduction एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। पहली लाइन तो ये याद रखना है, abduction एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज विथ, साथ में क्या फाइंडिंग मिल रही है यहाँ पर, विथ ओपनिंग ऑफ हैंड्स। क्या मिल रही है यहाँ पर फाइंडिंग, विथ ओपनिंग ऑफ हैंड्स। साथ में जो आपको याद रखना है, ऑलवेज ऑलवेज मोरो रिफ्लेक्स में क्या फाइंडिंग मिलेगी, फैनिंग ऑफ फिंगर्स। क्या फाइंडिंग मिलेगी यहाँ पर, फैनिंग ऑफ फिंगर्स एंड सी शेप थंब। क्या फाइंडिंग मिलेगी, ऑलवेज ऑलवेज सी शेप थंब। जब बेबी अपने हाथों को एक्सटेंड कर रहा, बाहर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, तो साथ में क्या फाइंडिंग मिलेगी यहाँ पर, याद रखना है फैनिंग ऑफ फिंगर्स एंड सी शेप थंब्स, फॉलोड बाय, उसके बाद में वापस एक्सट्रीमिटीज को बॉडी की तरफ लेके आएगा, फॉलोड बाय फ्लेक्स्ड एंड एडक्ट इज नॉन एज द, उसे क्या बोलेंगे, मोरो रिफ्लेक्स। तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन ऑफ द मोरो रिफ्लेक्स। तो आपको वीडियो वॉच करना और वॉच करने के बाद में उसे आइडेंटिफाई करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है ये, तो ये याद रखना है यहाँ पर आपको, मोरो रिफ्लेक्स इसका मीन्स होता है, इट इज ए, ये लाइन याद रखना, सिमेट्रिकल एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर लिम्स विथ ओपनिंग ऑफ हैंड्स। साथ में क्या फाइंडिंग मिल रही है, फैनिंग ऑफ फिंगर्स एंड थम्स आर सी शेप, उसके बाद में वापस फॉलोड बाय फ्लेक्शन एंड एडक्शन इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे, मोरो रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे उसे, मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग टू मोरो रिफ्लेक्स, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही, परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स आर इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा वो, आर इंडिकेट द सेरेब्रल डैमेज। किसको इंडिकेट कर रहा है, परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स आर इंडिकेट द सेरेब्रल डैमेज। किसको इंडिकेट कर रहा है ये, सेरेब्रल डैमेज को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको याद भी रखना है, एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स किस किस में रहेगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है जिसमें मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, इन केस ऑफ कौन सी कंडीशन, पहली तो डाउन सिंड्रोम, ये याद रखना आपको, डाउन सिंड्रोम। सेकंड वन थिंग्स आपको याद रखना है, कर्निक टेरस, कौन सी कंडीशन, कर्निक टेरस। थर्ड वन जिसमें मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा, स्टेज थर्ड HIE, HIE का मीन्स यहाँ पर रहेगा हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसिपेलोपैथी, एनसिपेलोपैथी। इस कंडीशन में भी क्या रहेगा, ये एब्सेंस रहेगा, कौन सी स्टेज में, स्टेज थर्ड। नेक्स्ट वन, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स आर सीन इन, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स होता है। पहली जो कंडीशन है, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, कौन सी कंडीशन है, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। सेकंड वन जो आपको याद रखना है, रेब्स पाल्सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोरो रिफ्लेक्स क्या रहेगा, सिमेट्रिकल नहीं, क्या रहेगा इसमें, एसिमेट्रिकल। थर्ड वन जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग जो आपको याद रखना है, रेब्स पाल्सी, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, किसमें एसिमेट्रिकल रहेगा ये, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन। may be also asymmetrical present in congenital हेमीप्लेजिया, और किसमें ये एसिमेट्रिकल रहेगा, कंजेनाइटल हेमीप्लेजिया। ये भी एग्जाम में इसके रिगार्डिंग बहुत बार पूछते हैं। मोस्ट कॉमन बोन टू फ्रैक्चर
इन ए न्यूबॉर्न। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? क्लेविकल। कौन सी बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है? क्लेविकल बोन, या इसी का दूसरा नाम है कॉलर बोन, या इसी का तीसरा नाम है ब्यूटी बोन। ये बॉडी में एकमात्र हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होती है, सो इसे और क्या बोल सकते हो आप? हॉरिजॉन्टल बोन। तो बच्चों में जो न्यू बोन है, न्यू बोन के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी बोन फ्रैक्चर्ड होती है? वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है वो कौन सी होती है? क्लेविकल बोन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला तो क्वेश्चन यही, परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, वो क्या रहेगा? सेरेब्रल डैमेज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स कौन कौन सी कंडीशन? डाउन सिंड्रोम, कार्निक टेरस, और कौन सी स्टेज? स्टेज थर्ड HIE। Another one important question, asymmetrical moro reflex are seen in पहला fracture of clavicle, दूसरा Reps palsy, तीसरा कौन सी कंडीशन? shoulder joints dislocation, फोर्थ वन कौन सी कंडीशन? congenital hemiplegia। एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बोन टू फ्रैक्चर इन ए न्यूबॉर्न? तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्लेविकल बोन। वन मोर क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ये है, फर्स्ट कार्पल बोन appeared इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन्स के अंदर पहली जो कार्पल बोन कौन सी appeared होती है? वो है कैपिडेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फर्स्ट कार्पल बोन appear इन चिल्ड्रेन या न्यू बोर्न। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो कैपिडेट। एक क्वेश्चन यहाँ पर था रिप्स पाल्सी, कौन सा क्वेश्चन था वो? रिप्स पाल्सी। तो अभी ये याद रखना है। वन मोर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द ब्रेकियल पैल्सी, ये किसे बोलते हैं? तो ये याद रखना है, ब्रेकियल पैल्सी, पैल्सी का मीन्स पैरालिसिस। तो ब्रेकियल पैल्सी आर अकर किसकी वजह से होगा? आर अकर कौन कौन सी नर्व रूट है उनके डैमेज होने से ये मोस्टली होगा। आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ कौन कौन सी नर्व रूट? ड्यू टू डैमेज ऑफ जो नर्व रूट है वो आपको याद रखना है C5, C6, C7, C8 एंड T1। कौन कौन सी नर्व रूट है? C5, C6, C7 एंड T1। अभी इतना याद रख लो, C5 एंड C6 नर्व रूट के डैमेज होने से जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? रिप्स पाल्सी। कौन सा होगा? रिप्स पाल्सी। एंड C7, C8 एंड T1 नर्व रूट के डैमेज होने से जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? क्लम्स्की पाल्सी। कौन सा होगा वो डिसऑर्डर? क्लम्स्की पाल्सी। ये याद रखना है, क्लम्स्की पाल्सी में जो फाइंडिंग लेगी वो ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा? यहाँ पर टॉसिस फाइंडिंग लेगी। क्या फाइंडिंग लेगी इसमें? टॉसिस। ये याद रखना है, क्लम्स्की पाल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ द कौन कौन से नर्व रूट के डैमेज होने की वजह से होगा? C7, C8 एंड T1। एक और क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्लम्स्की पैल्सी में जो फाइंडिंग मिल रही है वो क्या मिल रही है? टॉसिस एंड मियोसिस। ये फाइंडिंग ऑलवेज ऑलवेज कौन से डिसऑर्डर में मिलेगी? ये कौन से डिसऑर्डर में मिलेगी? ऑलवेज ऑलवेज क्लम्स्की पैल्सी। कौन से डिसऑर्डर में मिलेगी ये? क्लम्स्की डिसऑर्डर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन ये है, क्लम्स्की पैल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ द कौन कौन से नर्व रूट? C7, C8 एंड T1। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्लम्स्की पैल्सी में लेफ्ट हैंड पैरालिसिस विथ इप्सिलैटरल टॉसिस एंड मियोसिस, मींस लेफ्ट साइड की जो आई है उसी में क्या फाइंडिंग मिल रही है? यहाँ पर टॉसिस एंड मियोसिस की फाइंडिंग मिलेगी। तो ये कौन सा डिसऑर्डर होगा? क्लम्स्की पैल्सी। क्ला लाइक हैंड्स।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, रिफ्लेक्सेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड एट बर्थ। कौन सा रिफ्लेक्सेस चाइल्ड्स के अंदर एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है स्क्रीन पे, मोरो रिफ्लेक्स, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स एंड डी ऑप्शन है एसिमेट्रिकल टॉनिक रिफ्लेक्स। कौन सा है? एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। सोल्व करो, क्या राइट आंसर है? इट इज अ राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा राइट आंसर? सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ। ये याद रखना है, आफ्टर बर्थ कौन सा रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होगा? सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। जबकि एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स ऑलवेज एट बर्थ प्रेजेंट होता है। तो याद ना हो तो है ना, याद रखना है 80, इसका मीन्स है 8 बर्थ प्रेजेंट कौन सा रिफ्लेक्सेस रहेगा, तो वो कौन सा रहेगा? एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। कौन सा रहेगा वो? एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। वन मोर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंसेज ऑफ द मोरो रिफ्लेक्स। जैसे हम डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, जो मोरो रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, जब बेबी को एटलीस्ट है ना 30 डिग्री पर पीछे की तरफ छोड़ रहे थे, तो वो क्या कर रहा था? एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। साथ में क्या फाइंडिंग मिल रही थी? ओपनिंग ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बेबी हैंड्स को ओपन करना कब सीखता है? ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज। कौन सी गेस्टेशनल एज में? 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में बेबी हैंड्स को ओपन करना लर्न करता। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबडक्शन एंड एक्सटेंशन कब करेगा वो? 32 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। अगर आपसे पूछे एडक्शन एंड फ्लेक्शन कब होगा? 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, मोरो रिफ्लेक्स ऑलवेज क्या होगा? ये ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, मोरो रिफ्लेक्स ऑलवेज कब प्रेजेंट होगा? एट बर्थ प्रेजेंट होगा। मोरो रिफ्लेक्स ऑलवेज एट बर्थ प्रेजेंट होगा। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर्ड होता है? ये इंपॉर्टेंट है, जो अराउंड कब होता है? 6 मंथ्स। बहुत सी बुक्स में ये 3 to 4 मंथ्स दे रखा होगा, बट आपको याद रखना है मोरो रिफ्लेक्स जो डिसअपियर होगा वो कब होगा? 6 मंथ्स। कब होगा वो? 6 मंथ्स। नेक्स्ट वन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, मोरो रिफ्लेक्स वंस डिसअपियर नेवर रीअपियर। मोरो रिफ्लेक्स एक बार डिसअपियर होने पर दोबारा रीअपियर नहीं होगा। जबकि पैरासूट रिफ्लेक्स एक बार अपीयर होने पर दोबारा डिसअपियर नहीं होगा। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोरो रिफ्लेक्स वंस डिसअपियर इट नेवर रीअपियर्स। ये याद रखना है, एक बार डिसअपियर होने पर दोबारा मोरो रिफ्लेक्स रीअपियर नहीं होगा। जबकि पैरासूट रिफ्लेक्स वंस अपीयर इट नेवर बी डिसअपियर। अभी हमने डिस्कस किया था क्लम्स की पॉलिसी। अभी ये याद रखना, क्लम्स की पॉलिसी में सेम साइड क्या हो रहा था? टॉसिस एंड मेयोसिस। क्या फाइंडिंग मिल रही थी? टॉसिस एंड मेयोसिस। तो एक डिसऑर्डर कौन सा है? हॉर्नर सिंड्रोम। कौन सा डिसऑर्डर है? हॉर्नर सिंड्रोम। इसको याद करने का फंडा है आपको, जो याद रखना है पामेला एंडरसन। इसके जो साइन और सिम्टम है ऑन्ड्रेसन हॉर्नर सिंड्रोम के, वो क्या है? पामेला। याद रखना है हॉर्नर सिंड्रोम में पी फोर यहाँ पर जो नेमोनिक्स है उसको याद रखना है, पी से यहाँ पर दैट इज द क्या रहेगा? टॉसिस। क्या रहेगा? टॉसिस। ए फोर यहाँ पर रहेगा एनहाइड्रोसिस। क्या फाइंडिंग रहेगी? एनहाइड्रोसिस। एम से यहाँ पर रहेगा
मियोसिस। एल से रहता है लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। और A4 यहाँ पर है एनीसोर्सिया। कौन सा यहाँ पर? एनीसोर्सिया। इसे यहाँ पर एन ऑफ्थेल्मस। कौन सा रहेगा यहाँ से? एन ऑफ्थेल्मस। तो एटलीस्ट हॉर्नर सिंड्रोम के लिए जो नेमोनिक्स है वो आपको याद रखना है। वो क्या रहेगा? पामेला एंडरसन। P4 यहाँ पर क्या रहेगा? टॉसिस। टॉसिस का मीन्स क्या होता है? ड्रॉपिंग डाउन ऑफ आईलिड्स। क्या रहेगा इसका मीन्स? ड्रॉपिंग डाउन ऑफ आईलिड्स। एनहाइड्रोसिस इसका मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। क्या रहेगी यहाँ पर? एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग उसके लिए जो टर्म्स यूज में ले रहे हैं वो कौन सा है? एनहाइड्रोसिस। मियोसिस। मियोसिस का मीन्स होता है मियोसिस इसका मीन्स होता है अबनॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स। क्या होता है इसका मीन्स? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स। ये याद रखना है। एटलीस्ट है ना, आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करना है ना, जो भी है स्क्रीनशॉट लेना है। P से टॉसिस है, A से एनहाइड्रोसिस है। इसका मीन्स एनहाइड्रोसिस का मीन इनएबिलिटी टू स्वेट प्रोडक्शन या एब्सेंस ऑफ स्वेट प्रोडक्शन। M से किसको? मियोसिस। N ऑप्थेल्मस, लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। और A से क्या रहेगा? एनीसोर्सिया। क्या रहेगा? एनीसोर्सिया मीन्स इसका क्या रहेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सॉरी एनीसोर्सिया का मीन्स क्या होता है? अनइक्वल प्यूपिल साइज। अनइक्वल प्यूपिल साइज। ये आपको याद रखना है। इसका सेकंड पार्ट जो रिगार्डिंग टू रिफ्लेक्सेज है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।